गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और साथ ही जानेंगे उनसे रिलेटेड वोकैबुलरीज और फाइनेंस कॉन्सेप्ट। तो चलिए वोकैबुलरी से शुरू करते हैं। तो आज की वोकैबुलरी में कुछ ये वर्ड हैं: फ्रेट, बॉटलनेक, रेजिंग, ओवरडन, स्पर्ट, ट्रांजिशन एंड अंडरवेस। अब इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है फ्रेट। फ्रेट इज़ टू बी नर्वस एंड वरिड। तो इसका ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शी स्पेंड द डे फ्रेटिंग अबाउट और ओवर वट शी हैड सेड टू निकी। तो कि उसने सारा दिन ही इसी चीज़ में, चिंता में व्यस्त कर दिया कि उसने जो कहा था निकी को। नेक्स्ट है बॉटल नेक। बॉटल नेक इज सेटबैक और ऑब्स्टिकल दैट स्लो और डिले अ प्रोसेस। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क इज कॉजिंग बॉटल नेक इन द सिटी सेंटर। कि कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो सिटी का सारा सेंटर है वो सारा डिले होता जा रहा है। नेक्स्ट इज रेजिंग। इट इज़ कंटिन्यूइंग विद ग्रेट फोर्स और इंटेंसिटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ट्रमेंडस। तो कुछ भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से हो, जैसे कि एग्जाम्पल ये हो सकता है कि येस्टरडे ही हैड अ रेजिंग टूथ एक। मतलब कि उसका कल बहुत ज़्यादा ही दांत दर्द होने लगा था। नेक्स्ट इज ओवरडन। कि कुछ भी चीज़ एक्सेस में करना या फिर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट, बड़ा चाहिए कुछ करना। कि ये है फॉर एग्जाम्पल द मैगी आई मेड येस्टरडे वॉज ड्राई एंड ओवरडन। कि कुछ ज़्यादा ही पकी हुई थी। नेक्स्ट इज स्पर्ट। स्पर्ट मीन्स मूव विद अ सडन बर्स्ट ऑफ स्पीड। मतलब कुछ चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड से जाना। जैसे कि ही कट हिज फिंगर एंड ब्लड स्पर्टेड ओवर द स्लाइस्ड पोटैटोज। मतलब कि जैसे उसका उंगली कटी वैसे उसका खून बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाके पोटैटो पे गिर गया। नेक्स्ट इज ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट और टेम्पररी। जैसे कि मोस्ट टीनेज रोमांस आर ट्रांजिटरी। मतलब वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी पीरियड के लिए होते हैं सिर्फ। नेक्स्ट इज अंडरवे। अंडरवे इज हैविंग स्टार्टेड एंड इन प्रोग्रेस, बीइंग डन और कैरिड आउट। कि मतलब कि अभी बस स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल जस्ट स्टार्ट हुआ है और अभी शुरू होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि RBI ग्रेड बी इंटरव्यू विल बी अंडरवे सून। कि मतलब वो भी एक टाइम के बाद जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वैगिंग फिंगर और फिंगर वैगिंग। ये है कि टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग और वार्निंग समवन अबाउट समथिंग। मतलब कि किसी भी चीज़ किसी को मतलब इंटीमेट करने के लिए जब हम फिंगर वैग करते हैं, इसको ऐसे एग्जांपल में यूज़ कर सकते हैं कि ही वैग्ड अ डिसअप्रूविंग फिंगर टुवर्ड्स द किड हु वाज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। तो मतलब किसी चीज़ को मना करने के लिए उसे वो सिग्नल दे देते ना, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट इज स्टेटस को। इसका मतलब है कि द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर। मतलब कि प्रेजेंट सिचुएशन, कोई भी अगर एक प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन है या फिर किसी चीज़ में, सोसाइटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो उसको स्टेटस को बोलेंगे। जैसे कि कार्ल मार्क्स थ्योरी चैलेंज द स्टेटस को। कि जो उस टाइम पे जो सर्कमस्टांसेस थे उसको कार्ल मार्क्स की थ्योरी ने चैलेंज करा। नेक्स्ट इज टेकिंग फ्राइट। इसका मतलब सडनली बिकम फ्राइटेंड और पैनिक। कि एकदम से ही बहुत ज़्यादा पैनिक होना। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर टुक फ्राइट एट द न्यूज़ एंड पुल्ड देयर मनी। कि जैसे एकदम से न्यूज़ पे इन्वेस्टर पैनिक हो गए और उन्होंने अपना सारे शेयर्स बेचना शुरू कर दिए मार्केट में। नेक्स्ट इज चोकिंग ऑफ इज पुटिंग अ स्टॉप टू समथिंग और एंडिंग समथिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हायर इंटरेस्ट रेट चोकिंग ऑफ द रियल एस्टेट बूम। कि जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है इस वजह से जो रियल एस्टेट मार्केट है का जो बूम था वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट इज क्रिम्प। क्रिम्प इज हैविंग लिमिटिंग और एडवर्स इफेक्ट ऑन समथिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिज जील अबाउट हिज करियर कैन क्रिम्प द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। कि अगर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेगा करियर में तो उसकी जो बाकी की लाइफ है उससे पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट इज रिसर्जेंट। रिसर्जेंट मीन बेसिकली रिवाइव और दोबारा किसी की चीज़ का दोबारा उभरना, दोबारा पॉपुलर बनना या किसी चीज़ का इंक्रीज होना। जैसे कि उसको एग्जांपल में ऐसे हो सकते हैं कि द नेशंस रिसर्जेंट इकॉनमी। कि एक नेशन की दोबारा रिवाइव होती हुई इकॉनमी। नेक्स्ट इज फेजलिंग। फेजलिंग इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड एंड अंडर डेवलप्ड। कि वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, कि अभी भी काफ़ी स्टार्ट करा है उसने ग्रो होने के लिए। उसको एग्जाम्पल के तरीके से ऐसा देख सकते हैं कि a New York businessman accused of defrauding a fledgling Broadway production has been held without bail। कि एक न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन ने उसके ऊपर
एक्यूज़ कर दिया फ्रॉडिंग का, जो एक कुछ नया ही ब्रॉडवे प्रोडक्शन था। तो ये थे सारे वोकैबुलरी के पार्ट। अब डिस्कस करते हैं फाइनेंस कॉन्सेप्ट। तो फाइनेंस कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो आज के लिए है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस और इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देखते हैं। सबसे पहले कहा है कि सिंस 2005 टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज द गवर्नर ऑन पॉलिसी स्टांस, कि जो उस टाइम पे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी वो एडवाइस करती थी गवर्नर को कि पॉलिसी स्टांस क्या होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का। और उसमें आरबीआई गवर्नर चेयरमैन होता था और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते थे और 7 एक्सटर्नल मेंबर्स होते थे। तो मतलब टोटल में 12 मेंबर्स होते थे। लेकिन जो 7 मेंबर्स थे उसमें से भी जो 2 थे वो आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते थे, और जो 5 थे वो बाकी सारे जो इकोनॉमिस्ट रिनाउन होते हैं और एकेडमिक फील्ड में जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जिनको माना जाता है प्रोफेसर्स, उनको इंक्लूड किया जाता था। लेकिन होता क्या था कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में आरबीआई का जो गवर्नर था मेन, वो डिसाइड करता था कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस क्या होना चाहिए। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ अ कमेटी रादर देन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसलिए लाई गई ताकि एक सिंगल इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होना चाहिए, जबकि एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे जो वीटो पावर था वो आरबीआई गवर्नर के पास होता था। इसलिए आपने देखा होगा कि 2014-13 के आसपास जब डी सुब्बाराव का टेन्योर चल रहा था तो बहुत ज़्यादा अपोज करते थे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के हिसाब से। तो ये कहता था कि बहुत ज़्यादा मनमानी चलाते हैं जो आरबीआई गवर्नर होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टांस डिसाइड करना होता है। तो इसलिए 2014 के टाइम पे एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड उर्जित पटेल थे, जो बाद में खुद भी गवर्नर बने। वो उस टाइम पे डेप्यूटी गवर्नर थे। तो उन्होंने ये रिकमेंड करा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज़ अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर सेक्शन 45 ZB of RBI Act 1935. Its aim is for maintaining price stability while keeping in mind the objective of economic growth. तो मतलब मेन पॉइंट ये है कि सिंगल माइंडेडली सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस ना हो, इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी वो ध्यान में रखते रहें जब वो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करें। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि हमेशा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के बीच में हमेशा टसल चलता रहता है कि आरबीआई बस इन्फ्लेशन टारगेटिंग में रह रहा है, जिसकी वजह से इकॉनमी बहुत ज़्यादा डैमेज आ रहा है। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहता है। बट इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोन एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए फिर लोन लेना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से फिर उनको प्रोडक्शन अपना डाउन करना पड़ता है। और प्रोडक्शन जब डाउन होता है तो जीडीपी पे इफेक्ट आता है। तो मेन उनका क्या है, काम है कि वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग तो करें, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी को तो मेंटेन करें, और साथ में अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कंसिडर करके चलें। तो इसलिए ये कहा है कि MPC डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। और इसके अंदर अब पहले 12 मेंबर होते थे, अब 6 मेंबर ही हैं, जिसमें से 3 इंटरनल मेंबर हैं और आरबीआई के, और 3 एक्सटर्नल मेंबर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करता है। तो इंटरनल मेंबर में है शक्तिकांत दास जो गवर्नर हैं, माइकल पात्रा, मृदुल सागर, ये इंटरनल मेंबर है। और एक्सटर्नल मेंबर में है आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा। और इसमें क्या है कि सबको वोटिंग पावर, सबका इक्वल वोटिंग पावर है, और इसलिए अब मेंबर डिसाइड करते हैं अपने वोट के हिसाब से कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस आगे चल के क्या रहना चाहिए। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस क्या था। आफ्टर 14 days of every MPC meeting, it publishes its minute or concluding remark of that meeting, just to give a perspective to its stakeholders about perspective decision that the MPC can take in next monetary policy report, which published biannually in अप्रैल एंड सितंबर। तो क्या है कि ऐसा नहीं होता कि मॉनेटरी पॉलिसी जैसी एक बार अनाउंस हो गई तो उसी में डिसाइड कर दिया कि उन्होंने बता दिया कि ये आप मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट है वो ये रहेंगे। बट होता क्या है कि पहले मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स होती हैं पूरे उस 6 मंथ्स के टेन्योर में,
और हर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद 14 डेज़ के बाद वो इशू करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है उनमें वो क्या डिसाइड करें कि आगे का क्या स्टांस होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि जो अभी जो लेटेस्ट मिनट्स उन्होंने पब्लिश करे थे, उन्होंने उसमें डिसाइड करा है कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस होना चाहिए आगे के टाइम पे भी। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टांस भी हैं, जिसमें से एक अभी जो बताया कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस है, जिसको डोविश स्टांस भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हॉकिश स्टांस भी बोलते हैं, और थर्ड है न्यूट्रल। तो फ़र्क इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन ये है कि जब अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी तब है कि जब इकॉनमी अगर स्लो डाउन हो रहा है वहाँ पे, और आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए ताकि इकॉनमी रिवाइव हो सके, तो इसलिए वो इंटरेस्ट को लो रखते हैं इस वजह से, ताकि इकॉनमी कंफर्टेबली रिवाइव कर सके। और जब ये बिल्कुल अपोजिट है हॉकिश बिहेवियर, इसमें क्या है कि वो इंटरेस्ट रेट को हाई रखते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। और न्यूट्रल में कुछ नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, और बाकी सारे जो इंटरेस्ट हैं उसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लास्ट है वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का बेसिक मीन ये है कि central government policy that revolves around adjusting monetary policy to achieve a specified annual interest rate. The principle of inflation targeting is based on the belief that long-term economic growth is best achieved by maintained price stability. तो मतलब ये है कि ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड था इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो इसके लिए हमें कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन का ही मतलब है यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी से। तो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। तो इसके लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो इसमें भी दो तरीके के हैं, स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग में ये था कि व्हेन सेंट्रल बैंक is only concerned about keeping inflation as close to a given inflation target as possible and nothing else। तो मतलब मेन ये था कि उस टाइम पे कि आरबीआई को बोल दिया कि इतना एक एक कोई टारगेट दे दिया, मान के चलो 4%, कि 4% को ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, चाहे बाकी की चीज़ों पे कोई अफेक्ट पड़े ना पड़े। लेकिन आरबीआई का काम है कि ये जो स्ट्रिक्ट बोल दिया है तो इसी पे इन्फ्लेशन रहना चाहिए। लेकिन होता क्या था इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बाकी सारे जो हाँ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर सिर्फ और सिर्फ इस पे ही फोकस कर रहा है आरबीआई कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो इसी वजह से ताकि बाकी सारे चीज़ों को भी कंसिडर किया जाए, इसलिए ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अडॉप्ट किया गया। उसमें क्या है कि वैन एक सेंट्रल बैंक इज़ टू सम एक्सटेंट also concerned about other things, for instance stability of inflation rate, stability of interest rates, exchange rates, output and employment। तो बाकी सारी चीज़ों को भी कंसिडर करके चलें, क्योंकि मैंने अभी पीछे वाले में ही बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को दोनों को साथ में एक मतलब बैलेंस्ड बना के चलना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल माइंडेडली ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि फिर उससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ना ही सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस कर सकते हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इस वजह से बैलेंस बना के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस बैलेंस को कंसिडर करते वक्त इन्फ्लेशन टारगेट को बनाना था। इसी वजह से फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो फिर 2015 में सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट एग्रीड ऑन फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट स्टिपुलेटेड अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। वही चीज़ कि ये चीज़ होना चाहिए कि प्राइस स्टेबिलिटी को तो मेंटेन करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को भी कंसिडर करके चले। तो और फिर 2016 में डिसाइड किया गया कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट होना क्या चाहिए। फिर बोला कि आरबीआई एक्ट was amended to provide for inflation target to be set by government in consultation with आरबीआई once every 5 years। तो आरबीआई के एक्ट में फिर अमेंडमेंट लेके आया है कि
इन्फ्लेशन टारगेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और इसमें ये डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट अलॉन्ग विद आरबीआई कि डिसाइड करेंगे कि हर 5 साल बाद, 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 साल के लिए कि क्या इन्फ्लेशन टारगेट होना चाहिए। और इंडिया अडॉप्टेड इन्फ्लेशन फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट ऑफ 4% प्लस माइनस 2%, एंड हेडलाइन कंज्यूमर इन्फ्लेशन वॉज चूजन एज एन इंडिकेटर। क्या, और इन्फ्लेशन को मतलब उसका क्या प्रॉक्सी क्या मांगेंगे, तो उसके लिए है कि हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को कंसिडर किया गया। और हेडलाइन भी क्यों, कोर को क्यों नहीं करा गया, क्योंकि कोर में मेन ये है कि कोर में हम पेट्रोलियम फूड को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो इस वजह से ये डिसाइड किया गया कि हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को कंसिडर करेंगे एज अ प्रॉक्सी फॉर इन्फ्लेशन। और उसका टारगेट बोला गया कि 4% होना चाहिए, और प्लस माइनस 2% ये इसका बैंडविड्थ है। लेकिन अभी यही है कि जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया मई में कि बोला गया कि रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ क्रॉस्ड, इट इज़ अराउंड 6%। तो बोला कि ये इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग था उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है। वो खैर नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, बट ये है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल में उन्होंने स्टार्ट ऐसा करा है कि द सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज़ यूनानिमस in its belief that India's fledgling economic recovery must be supported by accommodative stance, as price pressure reflected in latest inflation figure would ease when temporary supply bottleneck are removed। तो मतलब ये है कि जो भी रिसेंट उन्होंने मिनट्स मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के पब्लिश करें, तो उन्होंने उसमें डिसाइड करा है कि जो अभी हमारी इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट ही हुई है, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कि Q3 और Q4 में ही हमें जो नंबर्स जीडीपी वो देखने को मिले थोड़े पॉजिटिव। Q3 में तो 0.5% थे, और Q4 जो अभी जनवरी से मार्च तक 2021 का ही, उसमें 1.6% हुआ। तो अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई है। तो क्या है कि इस टाइम पे हमें अकोमोडेटिव स्टांस ही रखना चाहिए। और क्या है, हाँ ये तो ठीक है कि इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट फिगर आई है मई की, उसमें 6.3% हो गया हेडलाइन CPI। और टारगेट तो वो था कि 6% होना चाहिए, वैसे तो 4% प्लस माइनस 4%, तो मतलब अपर बैंड था 6% का, तो 6% को क्रॉस कर चुका है। तो क्या है कि उसके लिए अभी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक टेम्परेरी है, क्योंकि वो क्रिएट हुआ है सप्लाई बॉटलनेक की वजह से। क्योंकि अक्रॉस द कंट्री लॉकडाउन अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है, और इसी वजह से जो सप्लाई चेन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, और अभी बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं है। पर जैसे जैसे एक वो फैक्ट्रीज ओपन अप होना शुरू होंगी, इस तब उस वजह से सप्लाई जब थोड़ा ईज होना शुरू करेगी, तब वो उस चीज़ को कम कर देगी। इसलिए उस चीज़ अभी भी अकोमोडेटिव स्टांस ही बनाए रखना चाहिए। राइट है, बोथ मॉनेटरी एंड फिजिकल सपोर्ट आर नीडेड टू इंश्योर डिमांड डजन फॉल विक्टिम टू पैंडमिक। तो कहें कि दोनों बोथ मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट है, दोनों ज़रूरी है, ताकि जो अभी रिकवरी हो रही है डिमांड की वो दोबारा कम ना हो जाए। कहें कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सीडेड द अपर बैंड ऑफ द सेंट्रल बैंक का टॉलरेंस थ्रेशोल्ड इनमें, जो भी मैंने बताया कि वैसे 6% था अपर बैंड, अब वो 6.3% हो गया। ओके, येट द MPC वोटेड टू रिटेन prevailing repo rate of 4% and continued with a supportive stance for as long as necessary to nurse a fragile economic recovery। तो वही कहा कि अभी बिल्कुल बहुत धीरे से, एकदम से नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से GDP ग्रो हो रही है, पर वो अभी बिल्कुल 0.5% Q3, 1.6% Q4, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल इकोनॉमिक रिकवरी है। इसीलिए तभी उन्होंने सपोर्टिव स्टांस मेंटेन रखा है। फिर कहा है physical measures besides monetary support could help achieve the twin objective of inflation reduction and demand sustenance। तो कहा है कि दोनों फिजिकल मेजर्स और मॉनेटरी सपोर्ट दोनों ज़रूरी है अगर हमें इन्फ्लेशन रिडक्शन करना है और डिमांड को भी मेंटेन करके रखना है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो इसकी वजह से जो होगा वो लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे, है ना। लोन एक्सपेंसिव हो गए तो फिर लोगों की और ज़्यादा उसको लोन लेना से वो रिफ्रेन करेंगे,
और जिसकी वजह से डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या है, इसीलिए उनको लो रेपो रेट ही रखना पड़ेगा आरबीआई को, क्योंकि डिमांड को मेंटेन करके रखना है। और वो अभी अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई है, और वो चेन को, वो वर्चुअस साइकिल को ब्रेक कर देगा अगर रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया। और क्या है, फिजिकल मेजर्स भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इन्फ्लेशन रिड्यूस नहीं होगा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि इन्फ्लेशन दो तरीके का है। एक है डिमांड पुल, और एक है कॉस्ट पुश। देखो डिमांड पुल करता है आरबीआई कंट्रोल, जो कि डिमांड साइड से है, और जो कॉस्ट पुश है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करता है टैक्सेस से। तो क्या है कि जो ये वाला इन्फ्लेशन है ये सप्लाई साइड की वजह से आया है, सप्लाई बॉटलनेक, जो मैंने बताया सप्लाई बॉटलनेक की वजह से आया है। और इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का रोल बहुत कम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का फिजिकल मेजर्स लेने का इम्पोर्टेंट है अगर हमें ये वाला इन्फ्लेशन कम करना है। तो फिर आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि एक्टिव एंड टाइमली सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स विद रिगार्ड टू पेट्रोल एंड डीजल, एडिबल ऑयल and pulses, among others, would be critical to bring about a durable softening of price pressure। तो क्या है वही चीज़ कि सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लेगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें इन्फ्लेशन को थोड़ा और कम करने का। तो क्या है, टू बी श्योर बॉन्ड यील्ड्स हैव रिजन आफ्टर आरबीआई स्टेटस को ऑफ पॉलिसी रेट डिस्पाइट माउंटिंग इन्फ्लेशन कंसर्न। तो क्या है कि जैसे ये बोला कि हम सेम ही रखेंगे, लो ही इंटरेस्ट रेट को रखेंगे, आरबीआई ने जब कहा है 4% पे ही, तो इससे बॉन्ड यील्ड भी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ है। अभी इसका कनेक्शन क्या है, देखो जैसे कि ये इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो जो बॉन्ड यील्ड से इंटरेस्ट आता है ना, क्योंकि बॉन्ड यील्ड से जब इंटरेस्ट आएगा तो उसकी वैल्यू कम होने लग जाएगी। अगर हम ऐसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखें तो इन्फ्लेशन से बॉन्ड यील्ड कम हो जाती है, और बॉन्ड यील्ड कम होने से क्या होता है, और जब बॉन्ड यील्ड, अगर मेरा रिटर्न अब कम आ रहा है तो मैं करूँगा, मेरे को तो यूज़फुल नहीं लगेगा, तो मैं करूँगा स्टार्ट सेलिंग। तब जब लोग बेचना शुरू करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगी बॉन्ड मार्केट में। अब एक्सेस सप्लाई होगी तो इस वजह से प्राइस ऑफ बॉन्ड भी कम होगा, और प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होगा। तो हमें पता है प्राइस ऑफ बॉन्ड हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद बॉन्ड यील्ड, तो इस वजह से बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुई है। तो मतलब ये रिलेशनशिप है जिस वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से बॉन्ड यील्ड भी इंक्रीज हो गई है। फिर आगे क्या है, इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड at a slower pace as penciled in earlier, with the MPC scaling down growth projection for FY 2020, FY 22 to 9.5% from 10.5%. To cool prices and keep market resilient, the focus should be on removing supply bottlenecks। तो वो चीज़ क्या है कि उन्होंने जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है वो 10.5% से अब 9.5% कर दी है, इस जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है फिजिकल ईयर 2022। और कहा है कि अगर वही चीज़ कि प्राइस को कम रखना है और डिमांड बढ़ती रहे, इस वजह से फोकस हमेशा होना चाहिए अब सप्लाई साइड के जो कंस्ट्रेंट्स हैं जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने से रोक रहे हैं उन पे ध्यान दिया जाए, और वो ध्यान सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे सकते हैं। फिर आगे का है, मेंबर ऑफ कमेटी बिलीव द प्राइस सर्ज इज ड्यू टू सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट ट्रिगर्ड बाय curbs on mobility and business operation in the wake of second कोविड वेव। तो वही कहा है कि सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट इस वजह से आए हैं क्योंकि मोबिलिटी रिड्यूस हो गई है, क्योंकि जब सेकेंड वेव आया तो उसके बाद दोबारा से स्टेट वाइज लॉकडाउन अब दोबारा होना शुरू हुआ। अभी ख़त्म ही हुआ था फर्स्ट वेव जब आई थी, जब ओपन अप होनी शुरू हो गई थी मार्केट। बट उसके बाद जब सेकेंड वेव जैसे ही आया दोबारा से मोबिलिटी कम होना शुरू हो गई, फैक्ट्रीज क्लोज होना शुरू हो गई। तो क्या है, ये सारी वजह हैं जिन्होंने सप्लाई कंस्ट्रेंट बनाया है, और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होना शुरू हुआ है। बिकॉज सच प्रेशर
शुड ईज वंस इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज। तो क्या ये सारा प्रेशर भी कम हो जाएगा जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज होना शुरू करते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज ओपन अप होना शुरू होती हैं, बाकी सारे सेक्टर्स में भी। ठीक है, हाशिमा गोयल सेड the dominant current view is that global price pressure are temporary and expected to reduce as supply chain disruption and congestion overcome। तो क्या ये सारा हम बाकी कंट्रीज में भी देखें तो ये सारा सेम चीज़ है कि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन एक टाइम पे बढ़ गया था, पर जैसे ही वहाँ पे मॉल्स और वो सप्लाई साइड भी जब इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, जब मॉल्स फैक्ट्रीज वहाँ पे भी सारा ओपन अप होना शुरू हो गया, तब वहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो गया। फिर कहा the recent initiative of a group of ministers to monitor supply is seen as a welcome step by the MPC. This should be matched by proactive action necessary to deflect imported input cost from adding to inflationary pressure। तो कहा है कि अगर एक्शन प्रोएक्टिव एक्शन ज़रूरी है अगर हमें इम्पोर्टेड इनपुट कॉस्ट को भी कम करना है और अगर हम चाहते हैं कि ये और ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट ना करें, क्योंकि जब इम्पोर्टेड इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो प्रोड्यूस है वो भी कम कर रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, इस वजह से जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा वो कम हो जाएगा। अभी कहा है as more states lift lockdowns the price are expected to soften। वो चीज़ का है कि जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होने लग जाएंगे प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा, उसकी वजह से जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। फिर लास्ट में कहा है शशांक बड़ी ने कि द easing of prices pressure will require more efficient operation of trade and logistic infrastructure supported by ease of movement। तो कहा है ये सारा जो प्राइसिंग प्रेशर वो अपने आप कम हो जाएगा अगर ट्रेड और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से ऑपरेशन उसके चल रहे हैं, और ये साथ ही साथ मोबिलिटी भी पॉसिबल हो पा रही है विद इन स्टेट्स और आउटसाइड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे भी।